देखिए मेरा प्यारा बच्चा, आज हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। चलिए केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेम्स बॉन्ड तो वही इसमें बना भले हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि होता है कि जेम्स बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड अलग चीज होता है। केमिकल बॉन्ड बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है? बॉन्ड एक्चुअली में हम बोलते किससे हैं? बॉन्ड हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स को। जब भी कोई अट्रैक्शन फोर्स की बात होती है तब हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स किसमें, कहाँ, किस तरीके से? आप देखो, जब मॉलिक्यूल देखो, किसी भी मॉलिक्यूल को देखो, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मैं वाटर की बात करूं, तो देखो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में किसी ना किसी फोर्स से जुड़े ही होंगे। ऑब्वियस ही चीज बात है, जुड़े होंगे। या तुम और कुछ देख लो, तुम माना NaCl नमक देख लो। अब NaCl में क्या होता है? Na प्लस होता है, Cl माइनस होते हैं। Na प्लस होते हैं, Cl माइनस होते हैं। कई सारे Na प्लस, कई सारे Cl माइनस होते हैं। इनके बीच में भी कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा। ऑब्वियसली चाहिए कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा। यही जो अट्रैक्शन फोर्स जो किसके बीच में लगते हैं, जो या तो आयंस के बीच में लगे, या तो एटम्स के बीच में लगे, और कभी कभी मॉलिक्यूल के बीच में भी कुछ फोर्स लगते हैं। तो एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में लगने वाले जो फोर्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जो लगता है बिटवीन इंटर एटॉमिक। और कौस्तुभ, तुमसे अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आज से, ठीक है? इसलिए अब ध्यान ज्यादा देना, ठीक है? कोशिश किया करो तुम वाजपेयी जी की कैमरा ऑन करके बैठा करो। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में और आयंस के बीच में लगने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है। जो दो या दो से ज्यादा को आपस में बांध के रखता है। अब दो या दो से ज्यादा क्या? दो या दो से ज्यादा एटम, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा आयंस, इनको आपस में बांधने के लिए जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है, हम उसी अट्रैक्शन फोर्स को ही एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है केमिकल बॉन्ड, आप कहोगे केमिकल बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो भी होता है, उसी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। आप देख रहे हो मेरा प्यारा बच्चा, यहां पर जैसे ये एक अपना मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है। एटम आए और इसके साथ जुड़ गए, लेकिन जब आकर जुड़ेंगे ना, तो जुड़ेंगे या एडअप होंगे तो किसी ना किसी अट्रैक्शन फोर्स की मदद से ही एडअप होंगे। उसी अट्रैक्शन फोर्स को ही हम एक नाम देते हैं केमिकल बॉन्ड। उम्मीद करता हूं इस चैप्टर के जो हेडिंग है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता ले जाना। आप सीधी भाषा में ये बोलना कि भाई केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं इन बिटवीन द एटम और आयंस और द मॉलिक्यूल। एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को ही हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब यहीं पे कोई पूछे क्यों, भाई क्या जरूरत है कि बॉन्ड होने की, बॉन्ड बनने की क्या जरूरत है? वाई द एलिमेंट कंबाइन, एलिमेंट कंबाइनिंग, जो बॉन्ड तो समझ गया, उस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं। और हमने कहा कि उसी फोर्स से कंबाइन होते हैं एटम और एलिमेंट। अब आपके मन में आए कि फिर कंबाइन ही सर क्यों होते हैं? व्हाट इज द नीड टू कंबाइन? भाई क्यों कंबाइन होते हैं? जरूरत क्या है कंबाइन होने की? कंबाइन होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कंबाइन होने की जरूरत ही क्या है? तो आप लोगों को मालूम है कि फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हमने यहां पर दे रखा है लिखकर कि बताइए एलिमेंट कंबाइन क्यों होते हैं। क्लास 10th में पढ़ा होगा तुमने, मैं एक एग्जांपल देता हूं। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा था। या फिर आप लोगों ने साथ ये पढ़ा हो कि भाई हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे क्लोरीन ले लिया। अब क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब इन लोग, इसको एक चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए, इसको एक चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये लोग शेयर कर लेंगे और बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से सीखा था तुमने। तो यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में लाने के लिए, दैट इज पैरामीटर ऑफ स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही बॉन्ड बन रहा है। यहीं पे दूसरा तुम एग्जांपल समझो कि भाई माना सोडियम, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? हाँ प्रियंका सही है, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे सोडियम है 2,8,1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है? क्योंकि लूज करने से आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्लोरीन जो होता था 2,8,7, ये उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, क्योंकि उस गेन करने से उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर इनके बीच में बॉन्ड बनने लगता है। मतलब अगर आप सही से देखो तो एक्चुअली में होता क्या है कि एलिमेंट या एटम आपस में कंबाइन करते हैं केवल और केवल किस लिए? फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी, फॉर गेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट टू नोबल गैस, नोबल गैस के जैसा कन्फिग्रेशन पाने के लिए, क्योंकि नोबल गैस को स्टेबल माना जाता था। तो यहां तक की हमने बातें की।
दो चीजें तुमने यहां पर सीखी, कौन कौन सी दो बातें सीखी कि भाई केमिकल बॉन्ड होते क्या है, अट्रैक्शन फोर्स जो एटम आयन और मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं, एलिमेंट कंबाइन क्यों करते हैं, फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी। अब हमको कई तरीके के अट्रैक्शन फोर्स पढ़ने को मिलते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्सेस। हम यहाँ पर वंडरवाल फोर्सेस तो नहीं जिक्र करेंगे, इसके लिए एक चैप्टर में आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बाद का एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें मैं वंडरवाल फोर्स के बारे में जिक्र करूंगा। मतलब यहाँ पर जो वंडरवाल फोर्स है, ये वंडरवाल फोर्स आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में देखने को मिलेगा। फिलहाल इन कुछ अट्रैक्शन फोर्स के बारे में हमको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। आप लोगों ने, सभी लोगों ने, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईएससी बोर्ड हो, सारे बच्चों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ के रखा है। आप लोगों को मालूम है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। आप कहोगे कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज दैट अट्रैक्शन फोर्स, ये एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स होता है या बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म, जो मेरा प्यारा बच्चा हो क्या होता है, फॉर्म होता है ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए थोड़ा समझिए, जैसे आप लोगों ने ये 10th में सीखा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इन दोनों ने कहा कि चलो भैया एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, और शेयर करने से देखो क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। एक दो नहीं, कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने लेके अभी आता हूं। आप मान के चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए हाइड्रोजन, H2 का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मैं हाइड्रोजन के एग्जाम्पल को लेके यहां पर समझाऊं तो क्या है, हाइड्रोजन जो एटम होता था उसके पास क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन होता था, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता था। तो भाई स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को दो ही चाहिए होते हैं, तो इन दोनों ने क्या किए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और हमने कहा बॉन्ड बन गया। जो बॉन्ड बना है वो कुछ ऐसे बना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो हम एक बॉन्ड बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं उस बेसिस पे बॉन्ड होता है, जैसे इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। और समझो, मैं अभी केवल वो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं जो तुम लोगों ने 10th में पढ़े हुए थे। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं, O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ये मॉलिक्यूल बनना कैसे होगा, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे बना होगा कि भाई हाइट ऑक्सीजन का एक एटम है और यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम है। अब आपको भी मालूम है कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। भाई ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखो तो कितना होता है, 8, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 बचे। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहां पर मेंशन करो तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। अब लेकिन यहां पर एक समस्या है, ऑक्सीजन क्या चाह रहा है कि यार हमको कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। ये भी चाह रहा है कि यार हमको भी कहीं 2 मिल जाए, तो 2 मिल जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ऑक्टेट का नियम, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन आपको मालूम है कि भाई ये ट्रांसफर नहीं कर सकता है। कोई ट्रांसफर तो तब कहीं करता है जब किसी के पास ज्यादा हो, भाई कोई किसी को तब कोई चीज देता है जब किसी के पास ज्यादा हो। लेकिन अगर तब भी ना भी ज्यादा हो और तब भी उसका मन हो कि यार चलो उस पर दया खा के दे दिया जाए, तो कोई शेयर करने के लिए देता है, हाँ चलो तुम शेयर कर लो, जब तक जरूरत है तब तक यूज कर लो। तो यहां पर ये दोनों ऑक्सीजन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या कहेंगे, यहां पर कहेंगे चलो दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर हम क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। जब 10th में तुम लोग पढ़ते थे तो बड़ा बड़ा सर्किल बनाते थे, अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप ऐसे हल्का छोटा सर्किल बनाओ जिसे समझ में आए। ये दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे और जैसे दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड मेरा प्यारा बच्चा बन जाएगा, 2 बॉन्ड बन गए। अब जब 2 बॉन्ड बच गए, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो बच गए हैं। अब मैं तुमको एक बात बता दूं, क्या बात बता दूं, यहीं पे 2 छोटी छोटी बातें निकल के आती हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ बोलते हैं लोन पेयर, और उनके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच डू नॉट टेक पार्ट, जो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, डू नॉट टेक पार्ट
जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ड्यूरिंग बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग के दौरान पार्टिसिपेट नहीं करते। आप देख रहे हो कि बॉन्डिंग के दौरान उनका कोई रोल नहीं था, मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें उनको बोलते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। वहीं पे वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मैं इनकी बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन जो है जो बॉन्ड बना रहे हैं ये वाले, ये जो कहलाते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन। मतलब इन दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, द सिमिलर वन, एक एग्जांपल और दे देता हूं फिर आगे की कहानी पे आता हूं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 है। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अगर आप कंसिडर करो तो आप जानते हो नाइट्रोजन को कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 2,5 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, दूसरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 2,5। भाई इस नाइट्रोजन के पास जो पहला नाइट्रोजन है इसके पास भी मेरा प्यारा बच्चा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, और इसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, इसके पास 3 आ जाएंगे +3 तो 8 हो जाएगा आउटर मोस्ट में, और स्टेबल महसूस करेगा वो खुद को। तो ये दोनों लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे। जब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो इनके बीच में क्या आ जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इनके बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए ये देखो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और दो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बता रहा हूं बेटा, ये देखिए क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब बताओ बेटा क्या पूछ रहे थे। सर नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड के फॉर्म करता है। सिंगल बॉन्ड मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, मतलब आप ये कहना चाह सर रहे, हाँ बोलो। सर हम लोग ने पढ़ा है कि नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है ना। 3 सिंगल बॉन्ड की फॉर्म करता है, वो एक ट्रिपल बॉन्ड ना क्यों नहीं ना फॉर्म ना कर लेता। बेटा बेटा इसमें कंफ्यूज ना हो। ट्रिपल बॉन्ड की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड है, मैं ट्रिपल का मतलब 3 बॉन्ड कर रहा हूं। एक एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तुम कहीं उससे तो कंफ्यूज नहीं रही कि सर डबल बॉन्ड ऐसा होता था, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होता था, लेकिन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। आप समझे नहीं, यहां पर भी ये 2 सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक सिंगल कोवेलेंट दूसरा सिंगल कोवेलेंट, लेकिन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं। 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन इनको एक साथ क्या बोलते हैं, ट्रिपल बोलते हैं। अब इनमें भी नेचर बदलता है। नेचर कैसे बदलता है कि डबल बॉन्ड जब आता है तो उस डबल में एक जो सिंगल होता है उसको सिग्मा कहते हैं, एक को पाई कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो बात की बात है, मतलब इस कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप बदल जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो आता है, एक दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक और इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ तो ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन में कोई बोले तो कौन सा बॉन्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड का मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब एक एक करके 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। चीज समझ पा रही हो अनुसार, जो कंफ्यूजन आपके मन में है। यस सर। मतलब यहां पर कोई ऐसा नहीं कि 3 बॉन्ड जैसी कोई चीज बनी, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा सिंगल कोवेलेंट, तीसरा सिंगल, और कहते हैं इसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं। ठीक है, बाकी कुछ चीजें भी धीरे धीरे और क्लियर होने लगेंगी जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप भी बताना शुरू करूंगा। ठीक, तो ये तो वो जानकारी है जो तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं, ऐसा अट्रैक्शन फोर्स होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये इतनी कहानी हो गई। जो बॉन्ड बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे उनको बोलेंगे बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको बोलेंगे लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये रूल्स आप पहले से पढ़ रखे हो, 10th में भी इस रूल को काफी ज्यादा बताया गया है। ऑक्टेट रूल नाम से पता चला, ऑक्ट मतलब 8। आपने जाना है कि जितने भी एटम और एलिमेंट होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट में, इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी का रूल है। अब सर ये रूल बना कैसे, किसने बनाया, कैसे 8 ही क्यों, 6 क्यों नहीं हो सकते थे। तो इन्होंने एक रेफरेंस लिया। सर रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में बात की। इन्होंने पकड़ा किसको, नोबेल गैस को। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रैंडॉन। इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2,8 हो गया, 2,8,8। ठीक है, ये देखो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कन्फिग्रेशन करोगे तो आउटर मोस्ट में 8 आ जाएंगे।
इनको लगता था कि यार ये वाले जो एलिमेंट हैं, इनको लगता था कि जो नोबल गैस है, नोबल गैस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। और लोग स्टेबल कहते क्यों है नोबल गैस को? क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। भाई जो रिएक्ट ना करे किसी के साथ वही स्टेबल है। जो हर एक के साथ रिएक्ट करता रहे, मुंह मारता रहे, इधर उधर भागता रहे, इधर उधर कहीं भी जाता रहे, तो उसे अनरिएक्टिव बोलेंगे। मतलब सॉरी, उसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव बोलेंगे, अनरिएक्टिव नहीं रिएक्टिव बोलेंगे, कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल है। लेकिन जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं उन्हें स्टेबल कहते हैं। और लोगों को लगता था यार नोबल गैस किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जीनॉन के कंपाउंड मिल जाएंगे, बहुत सारे एक्सेप्शंस में सिखाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्ट ही नहीं करते, कुछ रिएक्ट करते हैं। लेकिन इन जनरल बात किया जाए तो नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते थे, इसीलिए उनको स्टेबल माना जाता था। और देखा गया कि उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और हीलियम में 2। तो उसी को रेफरेंस मानते हुए ऑक्टेट का नियम दिया गया। कहा कि जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबिलिटी का पैरामीटर रहेगा। इसीलिए यहां पर एक नियम आया कि भाई यार सभी लोग स्टेबल होना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए, और उसी स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। ये तो एक पैरामीटर दिया है, रेफरेंस बनाया गया। जैसे हम लोग आजकल अपनी जिंदगी में कुछ रेफरेंस बना लेते हैं कि भाई हाँ ये हीरो है, ये हीरोइन है, हमको उसके जैसा लगना है। अब उसके जैसा लगने के लिए भैया कोई फेयर लवली लगा रहा है, कोई कुछ भी मरा जा रहा है, कहीं कुछ भी है। मतलब एक पैरामीटर बनाया गया, जरूरी नहीं कि वैसा ही बनो तभी स्टेबिलिटी हो। लेकिन आजकल जैसे सोशल में भी हम लोग एक पैरामीटर बना के उसके साथ कंपेयर करते हैं, वैसे एटम में भी नोबल गैस के हिसाब से कंपैरिजन किया गया कि नोबल गैस जैसा जब कॉन्फ़िगरेशन आएगा तभी हम उसको क्या कहेंगे, स्टेबल कहेंगे। और नोबल गैस के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन का एक रूल बना दिया गया। जिस रूल को क्या कहा गया, ऑक्टेट रूल। कहा गया कि हर एटम और एलिमेंट जो होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, किस लिए, फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी, एंड दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। यहां पर देखो नोट डाउन करके दिया गया है एक्सेप्शंस। हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शनली डुप्लेट का नियम फॉलो करते हैं। मतलब उनको आउटर मोस्ट में 8 नहीं चाहिए, वो 2 से ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो ऑक्टेट और डुप्लेट का नियम तुम जानते थे। अब अगली कहानी आती है, दैट इज लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या होता है? लुईस सिंबल का मतलब होता है जब तुम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर दो, जैसे सोडियम है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे फ्लोरीन है, जैसे हमने कह दिया कुछ भी कह दिया, हमने कहा कार्बन है। जब तुम किसी एटम के सिंबल को लिखो और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में टोटल 7 होते हैं, लेकिन हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। जब उन 5 इलेक्ट्रॉन को तुम डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, उसके पास में रिप्रेजेंट करो, तब हम इसको बोलते हैं लुईस सिंबल। जैसे ऑक्सीजन का लुईस सिंबल क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया, तो ऑक्सीजन का लुईस सिंबल है। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो देखो ये फ्लोरीन का लुईस सिंबल है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, तो देखो ये कार्बन का लुईस सिंबल है। तो किसी भी एटम और एलिमेंट का लुईस सिंबल सिंपल है, क्या है, उसका सिंबल लिखो और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डॉट की फॉर्म में उसके चारों तरफ रिप्रेजेंट कर दो। इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होता है, इस तरीके के प्रेजेंटेशन को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज लुईस सिंबल। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। चलो, लुईस सिंबल। अब यहां पर एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी डायरेक्टली नहीं आता लुईस सिंबल की, बताओ लुईस सिंबल बना के दिखाओ, ऐसा थोड़ी आता क्वेश्चन। इनडायरेक्टली एक नंबर में पूछ लेते हैं कि बताओ सिग्निफिकेंस क्या होता है लुईस सिंबल का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लुईस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, आप खुद ही देखो। लुईस सिंबल की मदद से हाँ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकाल सकते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि वो रिप्रेजेंट क्या करता है और उसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं जनरली देख के। तो हम अगर लुईस सिंबल देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकाली जा सकती है। जैसे हमने ऑक्सीजन को देखा तो साफ साफ पता चल रहा है कि यार इस ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और वैलेंसी अगर निकालना चाहे तो वो भी भैया हम निकाल सकते, कौन सी बड़ी बात है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी निकल आया। तो बाय द हेल्प ऑफ लुईस सिंबल यू कैन फाइंड आउट इजिली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी ऑफ एनी एटम और द एलिमेंट। ये लुईस सिंबल का सिग्निफिकेंस कहलाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप चेक करिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ की। व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो एटम और आयन और मॉलिक्यूल को बांधता है। एटम कंबाइन क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी को पाने के लिए कंबाइन करते हैं। ठीक है, हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो सिंगल, दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो डबल, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का नियम, हर एटम और एलिमेंट स्टेबिलिटी को पाने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, इस नियम को बोलते हैं ऑक्टेट का नियम। हाइड्रोजन हीलियम इस नियम को नहीं मानते हैं तो वो डुप्लेट का नियम फॉलो करते हैं। लुईस सिंबल, किसी भी सिंबल को बनाओ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिप्रेजेंट कर दो। लुईस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम उसकी मदद से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बातें मैंने सिखाई हैं। आप जब पढ़ा करो तो आप चीजों को ऐसे ही रिमाइंड किया करो और रिवाइज किया करो। मैं आपको एक बिल्कुल ईमानदारी वाली बात बोलूं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप जो लेक्चर पढ़ते हो उसी को बस आप रिवाइज करो, नोट्स बना लो, बस थोड़ा थोड़ा देखो, हल्का हल्का पलटो और पूरे दिन एंजॉय करो। लेकिन जब तक आप अपनी जिंदगी को सिस्टमेटिक वे में नहीं बांटोगे तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। मैं ये मानता हूं कि पढ़ना कोई बहुत आसान काम नहीं है। कुछ लोग जो पढ़ते हैं उसके पीछे भी अलग रीजन होता है कि बहुत ज्यादा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने में कंसंट्रेट करना पड़ता है और कंसंट्रेशन में इतना दिमाग नहीं लगता, मन नहीं लगता, हम जानते हैं ये बात। तो मैं तुम्हारी जगह पे अपने को रख के अगर देखूं तो तब भी मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा भले मत बढ़ो, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में ये है कि यार हमने पिछला वाला लेक्चर पढ़ा था तो आधा घंटा उसके नोट्स प्रॉपर बना लो और हल्का सा रिवीजन कर लो। जब टाइम आएगा तो प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन जब डेली रिवीजन करते रहोगे आधा आधा एक एक घंटा, तो जब एग्जाम का टाइम आएगा तो ये सब कुछ याद हो जाएगा तुम्हें। और जब ये सब तुम्हें याद हो जाएगा तो केवल प्रैक्टिस करोगे, आप आराम से 90+ नंबर ले आओगे। तरीका देखो यही है, आप मानो या ना मानो, ये आप पे जाता है। रही बात जब कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए जाना होता है तो आपको भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन बोर्ड में 90+% लाना, मतलब जितने नंबर का भी उसमें 90% तक नंबर लाना, वो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आप लेक्चर पढ़ो, उसी के नोट्स प्रॉपर बनाओ अपने हैंड राइटिंग में जो जो चीजें सीखी हैं, और उसी को पलटो हर दिन। जब जब तक वो चैप्टर चलता रहे कम से कम तब तक उस चैप्टर को जरूर देखो। और संडे संडे या वीकली पे आप पूरा तो शुरू से रिवीजन कर डालो, देखो क्या क्या है। और हर सब्जेक्ट को एक एक आवर देते रहो। जो कमजोर हो उसको भले 1.5-2 घंटे दो, लेकिन 1 घंटा से ज्यादा केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है 90+ लाने के लिए। मानना होगा आपको, मानोगे, नहीं मानना होगा नहीं मानोगे, आप खुद झेलेंगे। देखिए अब नेक्स्ट, यहां तक की तो बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब मेरे सामने आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए जी सर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो आप कह सकते हो इट कैन बी डिफाइन एज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये एक तरीके से क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब पिक्चर की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो होता है उसका जो होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से किसी भी कंपाउंड की बॉन्डिंग को पिक्टोरियल रूप से रिप्रेजेंट करना, एक प्रेजेंटेशन देना, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आज आपके सामने पहली बार निकल के आया है, 10th में सब लोगों ने इसको डील किया होगा। लेकिन 10th वाले जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते थे वो बड़े सिंपल होते थे, उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। जैसे CCl4 आ जाता था, अब आपको बहुत प्रॉब्लम क्यों नहीं होती थी? आप कैसे कार्बन बनाते थे, कार्बन बनाने के बाद उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बनाने थे तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, 1 2 3 4। फिर क्लोरीन बनाना होता था आपको, 4 क्लोरीन है तो क्लोरीन बना दिया, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपने दिखा दिए, आपसे कहा गया किसी ने कि भाई क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दो, तो ये आपने दिखा दिए, 2 2 4 2 6 1 7। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने मेंशन कर दिए, यहाँ पे भी क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने मेंशन कर दिए, यहाँ पर भी क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने मेंशन कर दिए। ठीक। और आपको लगा कि यार एटम और एलिमेंट को बॉन्ड बनाने के लिए 8 चाहिए, तो उसको 8 चाहिए तो एक इसके साथ शेयर कर लेगा, 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 और सिंपल सा 4 कोवेलेंट बॉन्ड वाला एक ये मॉलिक्यूल CCl4 ऐसे रिप्रेजेंट कर देते थे। कोई बहुत कठिन नहीं होता था। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जैसे जब आपको कार्बोनेट का बनाना हो, ठीक, कुछ और बनाने हो। क्योंकि ये जो कार्बोनेट और ये सब जो होते हैं वो नॉर्मल नियम को नहीं फॉलो करते। नॉर्मल नियम का मतलब कि तुम सराउंडिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना देते थे और शेयर करा देते थे। तुम कभी कभी देखोगे कि एटम के सराउंडिंग में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से किया जाता है।
मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दो उसी से काम चल जाएगा, इतना नहीं होगा। तुम यहां पर खुद चेक करोगे कि कई सारे एटम और एलिमेंट होंगे जिसके सराउंडिंग में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, माना बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, एक एग्जांपल क्या, अभी खुद ही देखते रहिएगा, ठीक है। तो जब कठिन वाले लूज डॉट सॉरी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आते हैं 1 मार्क में या 2 मार्क में, 1 से लेकर 2 नंबर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये बात अपने दिमाग में समझ के रखिएगा कि 1 से 2 नंबर में आपके सामने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्वेश्चन स्कूल में पूछा जाता है। अब कैसे वो बनाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, समझो जरा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब आपको बनाना हो तो कुछ रूल को फॉलो करिए। जैसे रूल नंबर 1, पहला क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको क्या करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आप एक तरीके से क्या पता करो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करो, एक नहीं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। अब इस बात का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मैं कार्बोनेट का ही एग्जांपल लेकर रूल समझाता हूं। जैसे तुम ये कार्बोनेट का देख लो, ये हम इसको समझाते हुए रूल समझा रहे हैं। अब तुम्हें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखो यहां बना रहा हूं इसका। जैसे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के होते हैं आपके 4, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, लेकिन कितने ऑक्सीजन है 3, तो आपने टोटल कर दिया। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले जाते थे। मैं भी और समझाता हूं सही से, लेकिन इसी में कुछ रूल मॉडिफाई किए जाते थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टोटल नंबर निकालते समय इसी में रूल नंबर 1 में ए पार्ट क्या, कि अगर वो मॉलिक्यूल आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, इफ निगेटिव चार्ज, अगर उसके ऊपर क्या है मेरा प्यारा बच्चा, निगेटिव चार्ज है, तो आप क्या करोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें जो निगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा गलत हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। अगर मेरा प्यारा बच्चा आपके सामने निगेटिव चार्ज है इस चीज के ऊपर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर तुम क्या करोगे, उस निगेटिव चार्ज को ऐड कर दोगे। इस बात का मतलब ही समझाता हूं एग्जांपल लेके, तब जाके तुम्हारे सामने ये निकलेगा TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल अभी तुमने क्या देखा, अभी तुमने एग्जांपल यहां पर देखा कार्बोनेट आयन, जैसे कार्बोनेट आयन आया, अब मुझे इसको निकालना है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। तो कार्बन के तो वो आगे क्या लिखा है, टीवी? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, TVE मतलब टोटल ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। पहला रूल क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, लेकिन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऐड कर लिए, लेकिन अगर चार्ज है तो उसको कैसे डील करोगे। तो अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ऐड कर लोगे। जैसे क्या क्या हुआ, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, ये कार्बन के हैं। ऑक्सीजन के कितने हो गए मेरा प्यारा बच्चा 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के हैं। तो टोटल कितने आए 22, लेकिन इसमें निगेटिव चार्ज जो है वो 2 ऐड कर लोगे, ये निगेटिव चार्ज के कारण 2 को तुम ऐड कर लोगे। अब ये नहीं कि -2 ऐड करके वो एल्जेब्रिक सम नहीं करना है, 2 ऐड कर लोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकले 24 इलेक्ट्रॉन। ये पहला रूल है, ठीक है। मैं अभी आपको सिखा रहा हूं जो प्रॉपर नियम है, फिर इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। प्रॉपर नियम अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले मॉलिक्यूल के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, और अगर निगेटिव चार्ज है तो आपको क्या करना होगा, चार्ज को ऐड करना होगा। वहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चार्ज को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से चार्ज को घटा दोगे, जितना भी पॉजिटिव होगा उसको घटा दोगे। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखो क्या है, अभी समझ लो, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, फिर जल्दी जल्दी बना ले जाओगे, कोई जरूरी नहीं कि ये रूल यूज करो ही, लेकिन आपको रूल भी पता होने चाहिए। क्या भरोसा कि क्वेश्चन कैसे आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन द रूल फॉर द ड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तब क्या करोगे। रूल नंबर 2, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा विल बी वर्क एज सेंट्रल एटम, वो सेंट्रल एटम का काम करेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के। इस बात का मतलब क्या हुआ,
अगर मैं यहां पर देखूं प्यारा बेटा, तुम यहां पर समझो, क्लोरीन है, क्लोरीन है CCl4 में, देखो क्या है, 4 क्लोरीन है, 1 कार्बन है, लेकिन इसमें से कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्योंकि हेलोजन है। तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो सेंटर पे देखो जाएगा, वो कहां जाएगा, सेंटर पे जाएगा। लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कहां पे जाएगा, सेंटर पे जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं होता है। आप तुमको सर हाइड्रोजन को हम सेंटर पे डाल दें क्या, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, नहीं, हाइड्रोजन हमेशा किनारे ही रहेगा। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, वो हमेशा मतलब बाहर की तरफ ही रहेगा। इसके अलावा बाकी जो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव हो वो सेंटर पे आता है। ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना सेंटर पे कौन रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान। अगर मॉलिक्यूल बड़ा आ गया, अब ऐसा थोड़ी मॉलिक्यूल आएगा कि O2 आ जाए, N2 आ जाए, जिसमें सेंटर पे रखने की कोई समस्या ही ना हो। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ बड़े मॉलिक्यूल आएंगे, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि सेंटर पे कौन रहेगा। इसलिए जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, हमने कहा माना H2SO4। अब H2SO4 में देखो हाइड्रोजन तो किनारे ही रहेगा क्योंकि ऑब्वियस ही चीज का रूल है। अब सल्फर लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये सेंटर का काम कर सकता है। तो ये थोड़ा एक आइडिया लग जाए। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि नाउ डिस्ट्रीब्यूट, अब आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू ईच एटम। हर एटम को आप ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो सच दैट, कुछ इस तरीके से, सच दैट ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट, जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए फॉर एवरी एटम और एलिमेंट। हर एटम और एलिमेंट के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो तीनों रूल पहले समझ लो। रूल नंबर 1, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उस चार्ज को टीवीई में ऐड कर लेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टीवीई में घटा लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते समय। टोटल जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसे सेंटर पे रखेंगे। अब जब हम टोटल जो निकाले हैं नंबर, ये जैसे तुमने 24 निकाला, इसको कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे हर आइटम में जिससे सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये है इसका रूल। तो पहले हम नॉर्मल नियम के थ्रू क्या कर रहे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए पहले नॉर्मल नियम के थ्रू हम कार्बोनेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। जो तुमने रूल पढ़ा है पहले उस रूल के थ्रू, ठीक है। देखो कैसे। रूल नंबर 1 तुमने क्या पता करना था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है कि कार्बन में कितने होते हैं 4, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, और निगेटिव चार्ज को तुम ऐड कर लोगे क्योंकि तुमको मालूम है कि भैया निगेटिव चार्ज को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक, ड्यू टू निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज को हम ऐड कर लेंगे। जैसे तुमने इसको ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 24, ठीक है। रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 2, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको सेंटर पे देंगे। लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ पे कार्बन है तो उसको सेंटर पे दे देते हैं। चलो जी, उसको हमने कहां पे दे दिया, सेंटर पे, कार्बन सेंटर पे दे दिया। अब बाकी सराउंडिंग में ऑक्सीजन दे दिया, अब जहां मर्जी आप वैसे दे दो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। कुछ ऐसा रूल आया कि भैया जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, वो सेंटर पे आ जाएगा। चलो अब आपको जो 24 इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, देखो जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया यहां पर कुछ इस तरीके से, 6 इसको दे दिए, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि भैया 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसको 5 दे दिए माना, चलो ठीक है। यहां पर और कार्बन के भी तो इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के भी चेक करो, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 4। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने येलो से देखो रिप्रेजेंट किए, ठीक है। अभी थोड़ा 1 मिनट तुम काउंट करो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सब भैया। हम यहाँ टीवीई का मतलब सबके होते हैं, सेंटर इंटर सबको मिला के 24 होते हैं। अब काउंट करो, देखो कितने, 5, 5, 5, 10, और ऊपर कितने हैं मेरा, 6, 16, और यहां पर कितने हैं 16 और 20, कुछ कम है। चलो बनाता हूं, अब इसको और सही करता हूं, रुक जाओ। हम इसको क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट, उसमें 2 कम है, एक कम मतलब। 1 मिनट सही कर रहा हूं बेटा, ठीक है। कुछ ऐसा हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया।
अब यहां पर ऐसे देखो, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। अब अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को तुम ध्यान से देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर में अपने लेफ्ट और राइट वाले ऑक्सीजन में 5 नहीं, 5 भर रहा है क्या राइट वाले? अभी आप टेंशन ना लो, मैं उसको पूरा प्रॉपर बताऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत ना रहो बेटा, ठीक, उसके लिए परेशान ना हो। अब देखो यहां पर देखो क्या आया, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आया। थोड़ा गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, फिर से मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब सही है। अब सही है क्या? अब आप परेशान ना होना कि ये दिमाग में आने लगे, सर तो बना जा रहे हैं, बता नहीं रहे कैसे बना रहे हैं, हमको बनाने के लिए आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए परेशान ना हो, वो मेरा टास्क है, ठीक। अभी मैं केवल समझाना चाहता हूं, देखो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड यहां ये बन गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर शेयर हो गए। तो देखो ये टोटल कितने हो गए, ये बॉन्ड बन गया, मतलब ये बॉन्ड कुछ ऐसे बना, कैसे, कार्बन यहां आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहां पर आ गया एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन आ गया, ऊपर देखो 2 लोन पेयर बच गए हैं, यहां पे 3 लोन पेयर बच गए हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। अब हम एक बार चेक करते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो जरा, हम हर एक का इंडिविजुअली चेक करेंगे। इंडिविजुअली चेक करने का मतलब जैसे इस ऑक्सीजन का चेक करो, तो इस ऑक्सीजन में देखो 2 2 4 और 2 6 2 8, पूरी सराउंडिंग में 8 है कि नहीं, 6 तो देखो व्हाइट वाले हैं, 2 2 4 2 6, मेरा पॉइंटर दिख रहा होगा, 2 2 4 2 6, और 2 ये येलो वाले जो शेयर किया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले के पास देखो 2 2 4 2 6, 6 तो आपके नॉर्मल व्हाइट वाले हैं, और एक व्हाइट वाला और है 7, तो 7 व्हाइट वाले हैं, एक येलो वाला है, तो इसके भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसके सराउंडिंग में देखो 2 2 4 2 6 और 7 व्हाइट वाले, एक येलो वाला, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। कार्बन के देखो, कार्बन जितने भी मैंने ब्लू कलर का सर्किल बनाया है, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब आपने देखा कि हर एटम और एलिमेंट के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये एक्चुअली में इस कार्बोनेट आयन का क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है कि अगर मैं नॉर्मल नियम लगाऊं भी कि पहले सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर हम ये थोड़ा कठिन काम पड़ जाता है कि चेक करना यार किसके पास ज्यादा होंगे किसके पास नहीं होंगे, मतलब ये उतने अच्छे से नहीं चेक हो सकता है प्रॉपरली वे में। जैसे तुम इन 2 ऑक्सीजन को देखो, इन 2 ऑक्सीजन को अगर ध्यान से देखो तो तुमको क्या देखने को मिला, इनके सराउंडिंग में जस्ट पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, और तुम पुराना जब 10th में नियम लगाते थे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर बनाते थे, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते थे, तो पुराने नियम के अकॉर्डिंग तुम 6 ही बनाते, 6 ही बनाते और शेयर करने की कोशिश करते, लेकिन यहां नहीं, यहां पर 7 है देखो उसके पास में। तो कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है जब चार्ज और जाने लगता है। वो पुराना नियम था, वो तब के लिए अप्लीकेबल होता है जब न्यूट्रल होता था, आप न्यूट्रल के लिए बनाते थे, न्यूट्रल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता था और शेयरिंग करके दिखा ले जाते थे। लेकिन जब पॉलीएटॉमिक आयन आते हैं, जब चार्ज आने लगता है किसी के ऊपर, तो किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम हो जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाता है कि सबके पास 8 8 आए। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सोचना कि किस पास कम आएंगे किसके पास ज्यादा आएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन टास्क है, आप इस अप्रोच से भी जाओ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो कि हाँ ऐसे ऐसे जाएंगे, क्योंकि मैंने भी बनाया ही है, मेरे दिमाग में एक इमेज बनी हुई थी कि हाँ उसके पास इतने आते उसके पास इतने आते, बना ले जाएंगे। लेकिन यार थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता है कि इस तरीके से इस अप्रोच के हिसाब से चलना, तो इसके लिए एक शॉर्टकट बना दिया मैंने। ये वाला मेथड भी आपको समझ में आना चाहिए कि काम कैसे करता है। आप सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, हर एटम के निकाल लिए, निगेटिव चार्ज होगा तो ऐड कर लोगे, पॉजिटिव होता तो घटा देते। ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव है उसको बीच में रखोगे, इन टोटल इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, हर एक के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और तो जैसे पता ऐसा कैसे है किसमें 7 इलेक्ट्रॉन है किसमें 6 इलेक्ट्रॉन है? वो मैं उस पर आ रहा हूँ बेटा। अब जब ऐसा करोगे तब आपके पास क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहला तरीका हिट एंड ट्रायल, लगा लगा के खुद ट्राई करो, जो कि थोड़ा लेंदी भी हो सकता है अगर आपने पहले से नहीं बना के रखा है। तो लेंदी ना हो, हिट एंड ट्रायल ना लगाना पड़े, इसके लिए हम दूसरे शॉर्टकट पे आते हैं। चलिए यहां पर देखो अब क्या लिखा है, शॉर्टकट फॉर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए शॉर्टकट, तो शॉर्टकट में कितना अच्छा हो कि पहले से हमको पता चल जाए कि बॉन्ड कितने थे, बॉन्ड कितने हैं, अगर ये पता चल जाए तो हम पहले से क्या करेंगे कि बॉन्ड बना देंगे। तो इसका शॉर्टकट में यहां पर सब पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूं। देखो देखिए आप क्या करो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड। आप सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड को पता करो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता करो, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2, नाउ कंप्लीट ऑक्टेट,
आप क्या करो कि कंप्लीट ऑक्टेट ऑक्टेट को कंप्लीट कर दो ऑफ ईच एटम, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो फोर्सफुली बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जाम में जब आता है 1 या 2 नंबर में तो आपसे ये नहीं कहता कि रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 2 लिखो, खाली सीधा आता बनाओ। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब पहले आप नंबर ऑफ बॉन्ड पता करेंगे। अब नंबर ऑफ बॉन्ड पता करने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पता करने का एक रूल है n-a/2, n-a/2 ये रूल है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पता करने का। सर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। हर एटम को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं बताओ, कोई लोग 8 चाहिए होते हैं ना हर एटम को, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दिया जाए तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो उससे n निकलेगा। और a क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, n वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। देखो n, ये बड़ा वाला n कैसे निकलता है, हर एटम को 8 चाहिए होते हैं तो जनरली जितने भी एटम हो उसको n 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं जैसे समझाता हूं कैसे बनाएंगे। जैसे माना मुझे कार्बोनेट का बनाना था, थोड़ा जल्दी में बनाना था, टाइम नहीं है मेरे पास, तो हमने क्या कर दिया कि पहले हमने क्या पता किया, नंबर ऑफ बॉन्ड, तो उसके लिए n पता किए। n कैसे निकालेंगे, टोटल कितने बॉन्ड है, कितने एटम है, टोटल 4, और हर एटम को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं 8। हाइड्रोजन हीलियम होते तो उनको छोड़ देते, उनके लिए 2 काउंट करते, क्योंकि उनको 2 ही चाहिए होते स्टेबल होने के लिए। फिलहाल यहाँ 4 एटम है, टोटल एटम है 4 और हर एक को स्टेबल होने के लिए चाहिए 8। तो स्टेबिलिटी के लिए एक तरीके से हमें चाहिए टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। तो n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर स्टेबिलिटी। a निकालो, a आपको मालूम है कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी थोड़ी देर पहले निकाला था, कैसे निकाला था, यहां पर जब आपने किया था कार्बन के 4 ऑक्सीजन का 6, ठीक, और निगेटिव चार्ज को ऐड कर लिया था भाई, याद होगा तुमको, तो कितना आया था 24 इलेक्ट्रॉन। मतलब टीवीए तो निकाल ही लोगे, एक तरीके से क्या है वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस तरीके से भी निकालना हमने सिखाया था। टीवीए बोलने आजकल लोग की सीरीज देख लिया तो टीवी आ रहा है, ठीक, सॉरी, तो टीवीई, ठीक है। तो टीवीई जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आप इस तरीके से निकाल लोगे। अब नंबर ऑफ बॉन्ड को निकाला हमने, कैसे निकला, नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने का तरीका क्या है, n-a/2, तो 32 डिवाइडेड -24/2, पूरा सॉल्व किया तो टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड आ गए। अब आपको पहले से पता चल गया कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल के अंदर। अब पता कर चल गया जब 4 कोवेलेंट बॉन्ड है तो आप आराम से काम करो। कैसे, ये तो मालूम है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां पे आएगा, बाकी 3 ऑक्सीजन आपके साइड साइड कर दिया। 4 बॉन्ड है ना, तो 4 बॉन्ड में पहले कम से कम एक बॉन्ड सबको दे दो, एक बॉन्ड सबको शेयर करा दो, मतलब एक बॉन्ड शेयर करा दिया हमने इसको, ठीक, एक बॉन्ड हमने इसको शेयर करा दिया, एक बॉन्ड हमने इसको शेयर करा दिया। 4 कोवेलेंट बॉन्ड थे, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं, तो एक बॉन्ड तो हमने बना दिया। लेकिन 4 कोवेलेंट बॉन्ड है तो किसी एक में तो डबल होगा, अब जिसमें चाहो तुम उसमें डबल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे कहीं भी डबल कर दो, बस वो दिखाने के लिए हमने ऊपर खाली किया है। तो एक में हमने डबल कर दिया, चलो डबल कर दिया हमने, ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड तुमने बना दिया जबरदस्ती। अब सबका ऑक्टेट जबरदस्ती कंप्लीट कर दो। जबरदस्ती कंप्लीट करने का मतलब क्या, 4 इसके पास ऑलरेडी हो गए तो 4 इसको और दे दो, इसके पास कितने हो गए 2, तो इसको 6 और दे दो, इसके पास कितने हैं 2, तो 6 इसको और दे दो। जैसे ऐसा करोगे तो बन गया, खत्म बात, ना डिस्ट्रीब्यूशन ना कुछ, और आपको अकॉर्डिंग प्रॉपर निकल के आ जाएगा। कई बच्चों के मन में आएगा सर जबरदस्ती ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या सही रहेगा, तो बेटा जब बनाने के लिए आता है तब तो सही रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्सेप्शंस केस बनाने के लिए नहीं आएंगे कि एक्सेप्शन तुम इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, एक्सेप्शन केस कभी बनाने के लिए नहीं आता है, तो इसलिए आप आराम से बना लोगे। देखो यही बना था, कैसे यही बना था, डबल बॉन्ड आया था और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, इस पे देखो 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, इस पर 2 लोन पेयर, यही इसका स्ट्रक्चर था। चलो मैं इसको एक और पे ट्राई करता हूं, ठीक है, एक और पे ट्राई करता हूं, फिर आप लोग सीख जाओगे। इसको मिटा देता हूं। अब यहां हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं किस पे, ओजोन पे, ओजोन के मॉलिक्यूल पे। कैसे निकालेंगे ओजोन के मॉलिक्यूल पे, सबसे पहला काम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालना। तो भाई नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम कैसे निकालेंगे, देखिए शॉर्टकट सभी लोग शॉर्टकट मेथड ही लगाएंगे सभी लोग, n-a/2। कोई बताएगा n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 24, हाँ, क्योंकि 3 एटम है और हर एक को स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, तो कितना आ गया 24। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, टीवी निकाल लो,
टीवी का मतलब हर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो कितने आ गए 18 आ गए। ना तो कोई निगेटिव है ना तो कोई पॉजिटिव है, तो घटाना जोड़ना कुछ है नहीं। अगर होता निगेटिव पॉजिटिव तो घटाते जोड़ते, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर 18 कर दिया डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व किया तो 3। आपको पता चल गया कि भैया 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, खत्म। जब ये पता चल गया कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो अब इसमें तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तीनों एक ही है। तो किसी एक को बीच में कर दो, बाकी दोनों को साइड कर दो, क्योंकि जब सब एक ही है तो किसी एक को बीच में, बाकी सबको साइड में। अब आपको मालूम है कि 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं तो कम से कम भैया एक पहले एक बॉन्ड तो बना लो, कम से कम एक पहले कोवेलेंट बॉन्ड बना ही लो। एक कोवेलेंट बॉन्ड इसको दे दिया, एक कोवेलेंट बॉन्ड इसको दे दिया। जब एक कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों को दे दिया तो अब क्योंकि 3 कोवेलेंट बॉन्ड है तो मजबूरी है कि एक और देना पड़ेगा, चाहे इसमें डबल करो चाहे इसमें डबल करो, तुम्हारी मर्जी, तुम डबल जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो। तो एक और डबल कर दिया तुमने, तो देखो 3 कोवेलेंट बॉन्ड तुमने बना दिए। अब बनाने के बाद जबरदस्ती सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। जबरदस्ती का मतलब इसके पास 4 दिख रहे हैं, इस ऑक्सीजन के पास 4 देखो येलो में हैं, तो 4 इसको और दो, 2 8 हो गए। इसके पास कितने दिख रहे हैं टोटल 6, 2 2 4 2 6 इस वाले के पास, तो इसको 2 ही और देने हैं। इसके पास कितने दिख रहे हैं 2, तो इसको 6 और देने हैं। देखो इसका ये बन गया लूज डॉट। इसको हम थोड़ा बॉन्डिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड साथ जुड़ा है और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड साथ जुड़ा है। और इसके पास लोन पेयर कितने हैं 2, ऊपर वाले के पास 1 लोन पेयर, नीचे वाले के पास 3 लोन पेयर। कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसे कह दे कि ओजोन में तीनों ऑक्सीजन के पास बताओ कितने कितने लोन पेयर हैं या कितने कितने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये बात की बात है। पहले नॉलेज गेन करो। हम पूछने के तो 1000 तरीके दे सकते हैं, बताओ उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, बताओ तीनों ऑक्सीजन के पास कितने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दें कि ओजोन के लूज डॉट स्ट्रक्चर में हर ऑक्सीजन के पास कितने कितने लोन पेयर हैं, तो ऑप्शन दे दे 1, 2, 3 ऐसे दे दे, तो बिल्कुल सही। इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है लोन पेयर। लोन पेयर 3 है, लेकिन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 6 हैं। ये इससे भी कंफ्यूजन ना होना, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर की बात कर रहा है कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो जैसे इसके पास लोन पेयर तो 3 है, लेकिन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो देखो शॉर्टकट की मदद से आप आराम से लूज डॉट तुरंत बना ले जाओगे। आपको चिंता नहीं करना किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, ये चिंता वाला टास्क नहीं रहेगा। आप नॉर्मली बैलेंस हाँ तो बीच वाला ऑक्सीजन उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से दिखने में 3 ही लग रहा है। कहाँ 3 है, देखो 2 और ये 2 2 4 2 6 2 8, जो शेयर किया है मतलब सर जो पूरे काउंट होंगे ना, क्यों नहीं काउंट होंगे, बिल्कुल काउंट होंगे, क्योंकि जो उसने शेयर किया वो भी तो उसको मिलेंगे। तो जो 2 2 तो करके 6 तो शेयर करके उसने लिए, 3 तो उसके खुद के थे, देखो 3 इसके खुद के थे बीच वाले के, और एक एक उसने शेयर किया था, तो 6 ये और 6 2 ऊपर, 6 2 8 हो गए कि नहीं हो गए। नीचे वाले के पास 8 कैसे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 शेयर के थ्रू 8। तो मतलब जब हम 8 देखते हैं ना तो 8 का मतलब ये नहीं कि उसके पास, 8 का मतलब शेयरिंग जो किया उसको मिला के भी 8 होने चाहिए, ठीक है। अब देखो और बनाते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का मैं एक बार बना के दिखा ही चुका हूं, NF3 का तुम बना लोगे, मैं इसका बना के दिखाता हूं शॉर्टकट मेथड से, ठीक। NO2 माइनस का बनाना था तो नंबर ऑफ बॉन्ड निकालते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालो, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से। देखिए हम लॉन्ग कट इसलिए सिखाए क्योंकि कई स्कूलों में नॉर्मल मेथड सिखाया जाता है, नॉर्मल नियम, और कई में शॉर्टकट सिखाया जाता है, तो जो जिसके स्कूल में जैसा चले वैसा सही। लेकिन आप शॉर्टकट से ही काम चलाओ क्योंकि टाइम नहीं है ना, कभी कोई रूल के थ्रू नहीं पूछता, सीधे बनाने के लिए कहता है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मूला n-a/2, तो जल्दी से कोई बताओ n कितना होगा, सात्विक स्पर्श अनुषा बताओ n कितना होगा। 24 हाँ 24, क्योंकि 3 एटम है तो 3 × 8 24 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 24। ए निकालो, अच्छा ए कितना होगा यहाँ पे। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ कोई लोग, प्रखर अमन श्रेयसी। नाइट्रोजन के बैलेंस 3 नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6। बस इतना ही करें, कुछ और करें। +2 नहीं है, +2 क्यों भाई, क्योंकि नेगेटिव ऊपर चार्ज है तो वो तो प्लस नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज +2 दिख रहा तुमको बाहर है महारानी। सर वो माइनस है तो वो मतलब जब निकालेंगे तो उसमें प्लस हो जाएगा ना। अरे महारानी ज्यादा मैथ ना लगाओ यहाँ पे, हमने जब ये CO3 2 था तो 2 ही तो ऐड किया था, ये तो नहीं कहा था कि सर माइनस तो निकाल। वही तो कह रही हूँ। हाँ अरे भैया हम CO3 की नहीं बात कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो इस पे कितना चार्ज है, एक ही तो निगेटिव है बस। जब एक निगेटिव है तो एक ही तो ऐड करोगे, जितना भी निगेटिव चार्ज होता है उतना ही ऐड करते हो खाली। तो ऐड कर लिया तो कितना आया टोटल, ये 18
और 19 5 24 नहीं 12 17 18 18। अब यहाँ पर 18 आ गया डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल बॉन्ड कितने आए 3। तो यहाँ पर भी टोटल बॉन्ड 3 आए। अब कोई बताएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसको हम बीच में रखेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात मैं बताऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक में एक वर्ड याद रखो, फॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये शब्द बहुत काम आने वाला है, फॉन वर्ड। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो ये तो याद ही रखो। कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो कंफ्यूजन नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम होता है, तो इसलिए बीच में आएगा। और फिर 2 ऑक्सीजन बनाने हैं, तो 2 ऑक्सीजन जहां मर्जी वहां बना दो, यहां बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, चाहे ऊपर नीचे बना दो, कैसे बना। अब आपको टोटल 3 बॉन्ड आए हैं, तो 3 बॉन्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कम से कम एक एक बॉन्ड तो शेयर ही करा दो। तो एक बॉन्ड इसके साथ शेयर करा दिया, एक बॉन्ड इसके साथ शेयर करा दिया। अच्छा, चूंकि 3 बॉन्ड थे तो एक के सीधा डबल करना पड़ेगा, डबल कर दिया। अब क्या करना है? जबरदस्ती ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो जबरदस्ती जब ऑक्टेट कंप्लीट करोगे तो 4 हैं ही, तो 2 2 4 यहाँ पे, इसके पास 2 हैं, तो ये देखिए 6 यहाँ पे। ठीक, अब इसका बीच वाले देखो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है क्योंकि 6 ही है, तो 2 इसको अलग से दे दो, तो देखो इसका ऑक्टेट बन गया। मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा आएगा, एंड डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा O, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर। ये देखो बन गया। तो आप शॉर्टकट लगाना सीखो, सीधा सा तरीका। आप सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड पता करो, टोटल जितने चाहिए नीडेड में से, जितने भी TBE निकालते थे वो घटा करके आप टोटल बॉन्ड निकाल लोगे। बॉन्ड निकालने के बाद निगेटिव, जो लीस्ट निगेटिव उसको बीच में रखो, बॉन्ड को आप पहले बना दो, फिर हर एक का जबरदस्ती ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। तो यहां तक की बात समझ लेने के बाद चलिए मैं एन निकालना फिर से बता दीजिए एक बार। एन बेटा कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर स्टेबिलिटी। सर इसमें कितने एटॉमिक नंबर तक आएगा? सर 20 तक ही आएगा बस, हाँ, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर स्टेबिलिटी, जैसे इसमें एन निकालो, कितने एटम? टोटल 3, और हर एक को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8, तो 24 आया एन। इसमें एन कैसे निकलेगा? एन निकालने के लिए टोटल कितने एटम है? 4, तो हर एक को चाहिए होते स्टेबल होने के लिए कितने? 8, तो इसमें 32 आएगा सर NF3 में। इसमें सर 4 है टोटल। कहाँ 4 है थर्ड वाले में? 2 1 3 ही तो एटम है, 4 कहाँ है NO2 में? अच्छा सर मैं NF3 का बता रहा। NF3 में हाँ 4 हैं, तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यस। तो इस तरीके से टोटल एन निकलता है। और TBA में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता ही होना चाहिए, आउटर मोस्ट नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाहर वाले। अब ये एन निकालने के लिए ये नहीं कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऐड करने लगो, 6 ऐड करो, ऑक्सीजन के ऐड करो, ऐसा नहीं निकाला जाता है। कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, और हर एटम को स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए होते हैं। तो एटम को आप सीधा सीधा एक काम करो कि एटम को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। बस याद रखना ये नहीं कि CH4 है आप इसको निकालते समय गड़बड़ी कर दो। कार्बन को स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए होते हैं, हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए होते हैं। तो यहां पर देखो 16 निकलेगा एन की वैल्यू, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको थोड़ा लिमिटेशन बता देता हूं, फिर फॉर्मल चार्ज अगली क्लास में बताऊंगा। ये याद रखना, लिमिटेशन 2 नंबर में कई बार बोर्ड क्लास में पूछा गया है। लिमिटेशन का मतलब क्या है? आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। जैसे इनकम्प्लीट, मतलब जो ऑक्टेट के नियम को नहीं फॉलो करते, लिमिटेशन के तौर पर होते हैं। जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो पहला लिमिटेशन क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे AlCl3। AlCl3 जब तुम देखोगे तो एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, इसके सराउंडिंग में तुम्हें केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं टोटल, लेकिन तब भी ये एग्जिस्ट करता है। और ऑक्टेट का ये नियम था कि जब तक स्टेबल नहीं होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन पाए जाते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे जिनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है। तो दिमाग में ये टेंशन ना लाना कि अगर ये दे दिया सर और हम जबरदस्ती कंप्लीट करेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। नहीं, एक्सेप्शंस को बनाने के लिए नहीं देता है वो, ठीक, इसलिए शॉर्टकट काम कर जाता है आपका। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मतलब कई बार जब तुम बनाओगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो देखोगे कि उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर देखो 7, ठीक, सराउंडिंग में कितने? 4 और 3 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 का मतलब एक तरीके से वो इनकम्प्लीट ही हुआ, 8 नहीं है, लेकिन एक नाम अलग दे दिया गया, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एग्जिस्टेंस ऑफ जिनॉन कंपाउंड, मतलब ऑक्टेट सर BF3 को क्या बोलेंगे? किसको? सर BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। बी का मतलब Yes. बोरॉन, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब जैसे
एग्जिस्टेंस ऑफ जिनॉन कंपाउंड, इसका क्या मतलब है? जिनॉन एक नोबल गैस था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी देखो कितने सारे कंपाउंड इसके दिख रहे हैं। तो इसलिए भी ये भी एक तरीके से ऑक्टेट का उल्लंघन करता है, उसको फॉलो नहीं करता है। ये जो ऑक्टेट का नियम है ये शेप को नहीं बताता, मॉलिक्यूल का शेप नहीं बनाता है। मॉलिक्यूल का शेप का मतलब हम कार्बोनेट चाहे ऐसे बना देते इतनी इतनी दूर पे, चाहे हम इसको ऐसे ऐसे बना देते, ऐसे ऐसे करके बना देते कार्बोनेट आयन को स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल का शेप कैसा है? टी शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, शेप कैसा? अभी आगे चल के सीखोगे, बहुत थ्योरी ऐसी आएंगे जो मॉलिक्यूल के शेप को बताएंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है। तो इस शेप के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। इट डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब ऑक्टेट अगर है कंप्लीट तो मतलब स्टेबल होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी बार देखा गया कि बहुत सारे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो भी अनस्टेबल होते हैं। तो आप इसमें से कोई भी 2-3 लिमिटेशन जरूर याद रखिएगा। तो लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको जो पढ़ाया है ऑक्टेट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का नियम, वो बहुत अच्छे से याद रखना। लुईस डॉट में एक चीज और सिखा देता हूं, थोड़ी सी बात है बस, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो लुईस डॉट में अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे आ जाए HCOOH या माना मिथेनॉल, कई स्कूल के टीचर ऐसे देते हैं, ठीक है, और कुछ स्कूल के टीचर तो थोड़ा अलग ही दे देते हैं, जैसे डीपीएस में ऐसे दे देते हैं P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो उसका रटना ही पड़ेगा कि भाई उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। मैं कई बार 2-3 सालों से देख रहा हूँ कि डीपीएस वाले जब ये केमिकल बॉन्डिंग का पेपर बनाते हैं तो ऐसा देते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, वो इनऑर्गेनिक के अंदर है, ठीक, वो अलग से याद करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उनका है स्ट्रक्चर तो वो बनाना बड़ा आसान है। आप करो क्या, आप पहले रफली उसका स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बनाना तुमने सीखा ही था। रफली स्ट्रक्चर क्या है? CH3 ऐसे बनाते हो और OH जो है वो ऐसे बनाओगे, रफली कुछ ऐसा ही तो बनेगा। जब ऐसा रफली बनेगा तो इसी से उठा के लुईस डॉट बना दो। इसी से उठा के सर लुईस डॉट कैसे बनाएंगे? देखो ये कार्बन दिखाओ, हाइड्रोजन दिखाओ, हाइड्रोजन दिखाओ, हाइड्रोजन दिखाओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जहां जहां बॉन्ड था, देखो बॉन्डिंग प्रेजेंटेशन तो तुम जानते थे, 10th में पढ़ा था ऑर्गेनिक में अंदर, जहां जहां बॉन्ड था वहां वहां पे शेयरिंग दिखा दो, जहां जहां पे बॉन्ड था वहां पे शेयरिंग दिखा दो, जहां जहां पे बॉन्ड था वहां वहां पे शेयरिंग दिखा दो इलेक्ट्रॉन की, और फिर सबका जबरदस्ती ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। अब हाइड्रोजन का तो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि डुप्लेट फॉलो करता है, इसका 8 है ही कार्बन के पास, इसके पास नहीं था, इसके पास 4 ही थे तो 4 और दे दिया, तो बन गया देखो लुईस डॉट। मतलब ऑर्गेनिक वाले में हम थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी बेईमानी कर लेते हैं। बेईमानी क्या कर लेते हैं कि इसका पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसी को देख के काम चला लेते हैं। जहां जहां बॉन्ड होता है वहां वहां 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके दिखा दो, और फिर जिसका ऑक्टेट ना कंप्लीट हो उसका ऑक्टेट जबरदस्ती कंप्लीट कर दो, बन जाता है स्ट्रक्चर। जैसे HCOH, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होता है? नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अगर तुम कभी बुक में देखे होगे, 10th में पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चर। अब इसका लुईस डॉट बनाने के लिए अगर गलती से आ जाए तो जहां जहां एटम थे वहां वहां एटम दिखा दो, और उसके बाद क्या करना है कि जितने बॉन्ड थे, जितने बॉन्ड आप देख रहे हो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएगा, और डबल अगर बॉन्ड है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएंगे, और फिर जबरदस्ती सबका ऑक्टेट कंप्लीट करा दो। हाइड्रोजन है तो डुप्लेट, तो जैसे इस ऑक्सीजन का नहीं कंप्लीट है, 4 ही है तो इसको 2 और 4 और दे दो, इसका 4 ही है तो इसको 4 और दे दो, बन गया। कार्बन का पहले कंप्लीट था। तो ऑर्गेनिक के केस में आप ये काम करोगे। अब आप लोगों का जो काम है, जो वर्क है, मैं उसको बता देता हूं। काम भर की चीजें तो आप लोगों ने सीख ली है, ठीक है। आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बॉन्ड का जो बेसिक एक्सप्लेनेशन था वो सारी चीजें आपको पता चल गई है, ठीक है बच्चा।